हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं जैव क्रम के वो महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं, यानी कि क्लास 10th के लिए बायोलॉजी से संबंधित जो है छोटी छोटी परिभाषाएं, छोटे छोटे तथ्य और छोटे छोटे बिंदु जो कि आपके लिए बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इनके बारे में आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से जो है कि इसका क्या मतलब होता है, इसकी वजह से जो है आप विकल्प को सही रूप से आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी और एक एक करके आप देखेंगे किस तरीके से जो है कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर है, देखिए यीस्ट कवक से ग्लूकोज का अनाक्षी श्वसन होता है। देखिए समझिएगा, जो यीस्ट होता है वो कवक से ग्लूकोज का अनाक्षी श्वसन होता है तथा एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ध्यान रखेंगे, एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH बनता है तथा कम मात्रा में ATP भी बनते हैं। कम मात्रा में क्या बनते हैं? ATP भी बनते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड हमारा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो मानव हृदय होता है इसमें कितने, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद, ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? अलिंद। व निचले 2 कक्ष जो है वो निले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निले कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में आता है, देखिए पूरे शरीर में रुधिर बाएं निले से पंप किया जाता है। देखिए जो हृदय होता है वो हृदय में पूरे शरीर में जो रुधिर है, रुधिर यानी कि ब्लड यानी कि खून, वो बाएं नीले से यानी कि लेफ्ट साइड से पंप किया जाता है। ये कक्ष बड़ा होता है व इसकी दीवारें मजबूत मांसपेशियों से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखिए पूरे शरीर में रुधिर बाएं नीले से पंप किया जाता है। ये कक्ष बड़ा होता है, इसकी दीवारें मजबूत मांसपेशियों से बनी होती हैं। इसके बाद देखिए स्तन ग्रंथियां, इसके बाद में है जो स्तन ग्रंथियां हैं, देखते हम ऊपर को करते हैं इसको, एक एक क्वेश्चन को जो है अब बारीकी से समझते हुए चलें। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनके माध्यम से जो है क्वेश्चन को आप विकल्प को समझ सकेंगे, उसकी पूरी थ्योरी को, चाहे लघु हो चाहे अति लघु हो चाहे आपके दीर्घ हो, उन सभी में समझने में इन बिंदुओं का जो है बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो देखिए स्तन ग्रंथियां वास्तव में पसीने की ग्रंथियों से के रूपांतरित होने से बनती हैं। जो स्तन ग्रंथियां हैं वो वास्तव में पसीने की ग्रंथियों की रूपांतरित होने से, जो पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं के रूपांतरित होने से बनती हैं। इसके बाद हमारा लार में टाइलिन एंजाइम होता है। लार में क्या होता है हमारा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो हम याद करेंगे लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कि मंड का पाचन कराता है। जो किसका पाचन कराता है? मंड का पाचन कराता है। उसके बाद में देखिए अमाशय का HCl जीवाणुओं को मारने, भोजन गलाने व पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम को सक्रिय कराता है। देखिए अमाशय का जो HCl होता है वो जीवाणुओं को क्या करता है? जीवाणुओं को मारने और भोजन गलाने व पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम को सक्रिय कराता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय से ट्रिप्सिन और लाइपेज तथा एमाइलेज 3 एंजाइम निकलते हैं। जो अग्नाशय होता है, तो अग्नाशय से तो देखिए कितने जो है एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहले एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, उसके बाद में होता है लाइपेज और होता है एमाइलेज। ये 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि क्रमशः प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इसके पश्चात देखते हैं हम, इसके पश्चात हमारा देखिए शरीर में O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन O2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन यानी कि Hb
हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं। द्वारा व CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, उसके पश्चात देखते हैं हम कि रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप, यानी कि रुधिर वर्ग जो होते हैं, जैसे O है, O के दो रूप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ऐसे AB होता है, A होता है और B होता है। इस तरीके से जो हमारे कितने ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, यानी रुधिर वर्ग के 4 ग्रुप होते हैं के एंटीजन RBCs की तरह सतह पर व एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन यानी कि Hb RBCs में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो किसमें, RBC सेल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। यह क्रोमोप्रोटीन यानी रंग युक्त प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके पश्चात हमारा देखिए पित्तरस यकृत में बनता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि पित्तरस कहाँ बनता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो पित्तरस कहाँ, यकृत में बनता है। और पित्ताशय मतलब पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर में एकत्र रहता है। यह पीला व क्षारीय द्रव है। यह कैसा है, जो यकृत में जो बनता है, जो पित्तरस कैसा होता है, यह पीला व क्षारीय द्रव है, जो वसा के पाचन में सहायक है। वसा मतलब जो चीज़ हम चिकनी चीज़ें जो खाते हैं उनको पचाने में जो सहायक होता है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पित्तरस। उसको क्या कहते हैं, पित्तरस। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल आदि सभी बृहद पोषक तत्व हैं। इनकी शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन व खनिज सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यक होती है। जो विटामिन है वह खनिज सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यक होती है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन व बी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जो विटामिन जो है जो घुलनशील है वसा में, तो उनको आप केडा से याद रख सकते हैं। किससे, केडा से याद रख लें, KEDA, केडा से याद रहता है कि ये जो केडा जो है वो विटामिन यानी वसा में घुलनशील है। वसा में क्या है, घुलनशील है। इसके पश्चात है पत्तियों की मीसोफिल कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज बनता है, इसलिए पत्तियों को पौधों या रसोई घर कहा जाता है। देखिए पत्तियों की मीसोफिल कोशिकाओं में, जो पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कि मीसोफिल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य के निकलने के बाद द्वारा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसलिए पत्तियों को पौधों या रसोई कहा जाता है। इसलिए पौधों को क्या कहा, पत्तियों को क्या कहा जाता है, पौधों या रसोई कहा जाता है। इसके बाद हृदय में कपाट यानी कि वल्व रुधिर प्रवाह को एक दिशा में ही बनाए रखते हैं। जो हृदय में जो कपाट होते हैं, हृदय में क्या होते हैं, कपाट जो होते हैं वह क्या करते हैं, रुधिर प्रवाह को एक दिशा में ही बनाए रखते हैं। ये हो गया हमारे वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी और भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि कोशिकाएं फेफड़ों में पाई जाती हैं। यहाँ गैसों की अदला बदला होती है। देखिए जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, फेफड़ों में। कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, फेफड़ों में पाई जाती हैं। यहाँ गैसों की अदला बदली होती है। यहाँ गैसों की क्या होती है, अदला बदली होती है। मानव का दंत सूत्र 2/2 और फिर कितना 1/-1
फिर सी है 2/2 यानी 2/2 PM और 3/3 यानी कि 3/3 M इंटू 2 बराबर 32 होता है। कहने का मतलब जो मानव के टोटल जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। 32 दांत मनुष्य के होते हैं। ठीक है, एक बच्चे के शुरू में कितने दांत निकलते हैं? 20 दांत निकलते हैं जो दूध के दांत होते हैं। उसके बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। अब देखिए, विषमपोषी अपने भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हरे पादपों पर आश्रित रहते हैं। देखिए, एक होते हैं विषमपोषी, अपने भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जो विषमपोषी होते हैं वो। इसके बाद शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए कि मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी अत्यंत कुंडलित नलिका होती है। यानी जो मनुष्य की आहार नाल है, मनुष्य की आहार नाल है वो मुख से लेकर के, कहाँ से? मुख से लेकर गुदा तक। गुदा तक मतलब जहाँ तक मतलब लास्ट होता है, गुदा से लेकर यानी गुदा तक मुख से लेकर फैली लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर लंबी अत्यंत कुंडलित नलिका होती है। गुदा आप जानते हैं जो मल द्वार होता है, वहां गुदा तक कहते हैं उसको। ठीक, अब देखिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो क्वेश्चन बनता है मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, एक बार में आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। देखिए, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जो अग्नाशय जो रस होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि ये भोजन पचाता है इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं। यानी तीनों प्रकार के जो एंजाइम होते हैं अग्नाशय में होते हैं, अग्नाशय रस में। इसके बाद में देखिए, अवशोषित भोज्य पदार्थ का कोशिका द्रव में खप जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को क्या है? देखिए नीचे देखते हैं हम, यहां पर है अवशोषित भोज्य पदार्थ का, अवशोषित भोज्य पदार्थ का कोशिका द्रव में खप जाना, कोशिका द्रव में खप जाना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक, इसके बाद में मनुष्य में पचे हुए भोजन का अधिकतम अवशोषण छोटी आंत के पश्च भाग में होता है। यानी छोटी आंत का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें होता है। यानी मनुष्य में पचे हुए भोजन का, जो भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन का अधिकतर अवशोषण छोटी आंत के पश्च भाग में होता है। इसके बाद मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। यानी जिनसे मनुष्य क्या लेता है? सांस लेता है। तो मनुष्य के प्रमुख जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद फेफड़ों के पिंडों का निर्माण छोटे छोटे वायु कोशों से होता है। जो मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं तो ये इन फेफड़ों के पिंडों का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे वायु कोशों से होता है। इसके बाद में है वायु कोशों में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान रक्त कोशिकाओं में होता है। ठीक है, एक बार और देखो इसको, फेफड़ों के पिंडों का निर्माण जो है वो छोटे छोटे वायु कोशों से होता है और वायु कोशों में O2 मतलब ऑक्सीजन तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त कोशिकाओं में होता है। जो रक्त कोशिका होती हैं उनके माध्यम से जो है
होता है। इसके बाद में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। उसके पश्चात है देखिए ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया है वो सभी जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है वो सभी जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में संपन्न होती है। उसके बाद में पौधों में जाइलम ऊतक का कार्य जल का परिवहन करना होता है। देखिए जो पौधों में जो जाइलम होता है, तो जाइलम ऊतक का जो कार्य होता है वो जल का परिवहन करना होता है, यानी कि नीचे से जड़ों से जल को ले जा करके पूरे पौधों तक भरना, ये होता है पौधों में जाइलम ऊतक का कार्य। इसके बाद है पौधों में फ्लोएम ऊतक का कार्य। जो फ्लोएम ऊतक होता है उसका कार्य भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या करना होता है? स्थानांतरण करना होता है। ठीक। उसके बाद में देखिए मूंछ क्या होता है? मूंछ द्वारा 1927 में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए मात्रात्मक प्रभाव परिकल्पना या दाब जनित प्रभाव परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। उसके बाद है हमारा देखिए कर्टिस। उसके बाद क्या है हमारा? कर्टिस पॉइंट है। देखिए इसे देखते हैं हम। कर्टिस पॉइंट है हमारा, देखिए 1926 में ये कर्टिस की बात की गई। कर्टिस ने, जो कर्टिस कौन थे हैं? कर्टिस देखिए ने बाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई कहा। जो बाष्पोत्सर्जन है यानी कि जो भाप बनती है उसके लिए क्या कहा? एक आवश्यक बुराई कहा। मतलब आवश्यक भी है और उसको बुराई भी कह दिया है। इसके बाद में रसारोहण की क्रिया विधि को स्पष्ट करने के लिए डिक्सन तथा जॉली ने सन 1894 बाष्पोत्सर्जन जलीय संयोजक बाद प्रस्तुत किया गया, जो सर्वमान्य मत है। देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में एटीपी व NADPH2 का निर्माण होता है तथा जल का अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है। जिससे क्या होती है? ऑक्सीजन निकलती है। उसके बाद में देखिए एक होता है लसिका। क्या होता है? लसिका को बोलते हैं लिम्फ, यानी रंगहीन तरल पदार्थ है। लसिका क्या है? एक रंगहीन तरल पदार्थ है, इसका कोई कलर नहीं होता है। यह रुधिर प्लाज्मा का छना हुआ अंश है। यह रुधिर और प्लाज्मा का छना हुआ अंश होता है लसिका। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लसिका किसे कहते हैं, तो उसमें से आ जाए अगर ये कैसा तरल पदार्थ है तो उसमें से लगा देंगे आप रंगहीन तरल पदार्थ है, या फिर यह रुधिर प्लाज्मा का छना हुआ अंश है। इसके बाद में है हमारा पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। जो देखिए पल्मोनरी जो धमनी जो है उसको छोड़ करके जितनी भी धमनियां होती हैं सभी में शुद्ध रुधिर बहता है। उसके बाद में पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। यानी पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ पर धमनी की बात हो रही थी और यहाँ पर किसकी हो रही है? शिरा। तो धमनी और शिरा में भी अंतर दोनों में बताएंगे, क्या क्या दोनों में अंतर होते हैं। देखिए उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी कि पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, क्या नाम है? कभी कभी क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे
यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत होता है। उसके बाद में रुधिर वर्गों में ओ वर्ग क्या होता है? ओ वर्ग सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये यानी कि सभी को अपना ब्लड दे सकता है। जबकि ए बी वर्ग जो होता है इसको सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब होता है ये सभी का जो है ब्लड को जो है क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। सभी के ब्लड को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा है। और रुधिर वर्गों को सर्वदाता कहा है क्योंकि इसका जो ब्लड है वो सभी पर चढ़ सकता है, सभी ले सकते हैं। मूल रोमों द्वारा मृदा से कोश का जल अवशोषित किया जाता है। मूल रोमों द्वारा मृदा से कोश का जल अवशोषित किया जाता है। ठीक है, जो मूल रोम होते हैं शरीर के, जैसे आप बाल बोलते हैं, द्वारा मृदा से कोश का जल अवशोषित किया जाता है। यानी जड़ों के बाल जैसे होते हैं, नसें होती हैं, उन्हीं के द्वारा जो है मृदा से कोश का जल अवशोषित किया जाता है। जो कोश का जो जल अवशोषित किया जाता है, जो पौधों में देखे होंगे आपने, बाल जैसे होते हैं, पतली पतली बारीक बारीक नसें होती हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है ऊपर तक पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये वीडियो वो जो बनी है तो इसमें आपको सबसे पहले ये कमेंट करना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा है तो आप इसमें करेंगे। अगर आप रुधिर वर्ग ओ के हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकते हैं, और यदि आप ए बी ग्रुप के हैं तो सभी व्यक्तियों से ब्लड ले सकते हैं। ये आज की वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।